जामनगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा कौशल जो मन का बहुत अच्छा इंसान था। दूसरा बेटा जीत जो थोड़ा नटखट पर थोड़ा लालची था। पर घर की हालात रोजगार न होने की वजह से बेहद बुरी थी। उस दिन वो काम से घर लौटे तो उनकी बूढ़ी माँ ने कहा, बताओ क्या कमा कर लाए हो, लाओ जल्दी दो, फिर मुझे तुम दोनों के लिए खाना भी पकाना है। माँ, गांव में बहुत मजदूर हो गए, जल्दी से कोई काम नहीं मिलता। मैं तो थक हार के लौट आया। मेरा भी कुछ ऐसा ही है माँ। सुबह से शाम हो गई। सोचा था आज ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे खूब अच्छा खाना खाऊंगा, नए कपड़े लाऊंगा अपने लिए, पर कोई काम ही नहीं मिला। उल्टा भूखा सोना पड़ेगा। ये सुनकर बुढ़िया तिल मिलाकर बोली, तुम दोनों आज के दौर में इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अरे भगवान ने अकल दी है तुमको इस्तेमाल करने के लिए, उससे इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, जब कोई काम ही नहीं मिलेगा तो हम अकल कहाँ लगाएं? कैसे दिखाएं लोगों को कि हम भी काम कर सकते हैं? यही तो दिक्कत है। काम ढूंढ के अकल नहीं लगाई जाती, बल्कि काम ढूंढने में अकल लगाई जाती है। बुद्धि का इस्तेमाल करो, नहीं तो ऐसे ही भूखे सोना पड़ेगा सारी जिंदगी। इतना बोल बुढ़िया गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? कोई तो जुगाड़ करना होगा जिससे ये जीवन सुख से बीत सके। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। उधर दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। भाई, क्या माँ का कहा सच हो सकता है? क्या बुद्धि से सच में किस्मत बदली जा सकती है? माँ सच्ची तो कह रही है, हमें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों ना हम भी कोशिश करें? चलो दोनों कुछ करते हैं। सुबह होते ही दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। चलते चलते जब वो थक गए तो एक जगह पर बैठ गए। इतना समय हो गया, अभी तक तो कोई काम नहीं मिला और ना ही कोई शिकार। क्या आज भी घर खाली हाथ जाना पड़ेगा? तभी उनको एक औरत जाती हुई नजर आई, जिसके हाथ में सोने के मोटे मोटे कंगन थे। वो देखना, सामने वो औरत, उसके हाथ में सोने के कंगन है। चल उस औरत से छीन लेते हैं, माँ खुश हो जाएगी। पर ये तो पाप है ना, किसी औरत की चीज छीनना तो चोरी हुई ना। अरे पर माँ कहती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके धन कमाओ, वही तो कर रहा है। चलो अब देरी मत करो, वरना वो निकल जाएगी। जीत और कौशल उस औरत से वो कंगन छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। चोर, चोर, कोई पकड़ो चोर को, हाय मेरे कंगन। वो औरत रोते रोते रह जाती है। वो दोनों सीधा घर आ जाते हैं और कंगन बुढ़िया के हाथ पे रख देते हैं। माँ, तुम कहती थी ना हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। देखो, अपनी बुद्धि से हम दोनों भाई सोने के कंगन लेकर आए हैं। इनसे तो हमारे घर का 6 महीने का खर्चा आराम से चलेगा। लेकिन ये कंगन तुमको मिले कैसे? मुझे पूरा सच जानना है बेटा। दोनों भाई कंगन के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं, जिसे सुनकर बुढ़िया भड़क जाती है। जो तुमने किया, क्या उसे बुद्धि का इस्तेमाल कहते हैं? अरे ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, ये मूर्खता है। किसी औरत का जेवर छीनना बुद्धि का कार्य नहीं, कायरों की निशानी होती है। पर माँ, हम सोने के कंगन लेकर आए हैं अपनी मेहनत से। ये कंगन सोने के नहीं, तांबे के हैं। क्या तुमको सोने और तांबे की पहचान भी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? वो औरत तो अपने कंगनों के लिए रो रही थी। सबसे पहले ये कंगन उस औरत को वापस देकर आओ, और दूसरा, किसी से छीना हुआ या चोरी किए हुए माल पर हमारा अधिकार नहीं होता है, और ना ही वो हमारी बुद्धि का खेल होता है। असली बुद्धि का खेल वो होता है जो मेहनत ईमानदारी से कमाकर भी और उससे ज्यादा पाले। ये बात समय आने पर तुम लोगों को समझ आएगी। ये सुन दोनों भाइयों के मुंह लटक जाते हैं और वो कंगन वहाँ उस औरत को वापस दे आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, तभी राजमहल की ओर से घर घर एक बुलावे का संदेश पहुँच जाता है। सुना है राजा ने सभा बुलाई है, हर अमीर गरीब को बुलाया है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, मैं भी जल्दी से काम निपटा लूं, फिर मैं जाऊंगी, देखूं तो मामला क्या है। ये सुनकर बुढ़िया मुस्कुराने लगी। अब कुछ करने का सही समय आ गया है, मुझे भी राजमहल पहुंचना होगा। राज्य के राजा ने एक सभा बुलाई, जिसमें बड़े बड़े राजा राजकुमार और आम जनता और गांव के लोगों को भी बुलाया।
उस सभा में बुढ़िया भी जा पहुंची। ये सभा बुलाने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा मकसद रहा है। इस सभा में सारे राज्य के राजकुमार भी आए हैं और सब गरीब लोग भी हैं। मैं इस खास मौके पर यह ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी बेटी राजकुमारी लीला के विवाह के लिए लड़का चुनना चाहता हूँ। ये सुनकर पब्लिक में हल्ला मच गया। इस बात का हल्ला पूरे राज्य के आसपास के गांव में मच जाता है। ये बात बुढ़िया सुन अपने दोनों बेटों के पास आकर बोली, बेटा, अब समय आ गया है खुद को साबित करने का। मैंने जो चतुराई का इतना ज्ञान दिया है उससे कुछ कर दिखाने का। राजा के ऐलान का तो सुना ही होगा तुम दोनों ने। तुम दोनों को सबसे अधिक धन कमा कर लाना होगा, वो भी 30 दिन के अंदर। ये क्या बोल रही हो माँ? तुम अच्छे से जानती हो कि हम घर के खर्चे लायक तक नहीं कमा पाते हैं, तो इतना धन इतने कम समय में कैसे कमा पाएंगे? चतुराई से कुछ भी किया जा सकता है। तुम दोनों को ये करना ही होगा। राजकुमारी तुम में से किसी एक की पत्नी होनी चाहिए, तभी हमारे बुरे दिन दूर होंगे। माँ, अगर इसमें सहयोग लेना ही है तो हम में से किसी एक को ही भेजो ना। दोनों को भेजकर क्या होगा? इस परीक्षा को तुम दोनों को पार करना होगा। तुम दोनों को क्या करना है ये तो समय आने पर ही बताऊंगी। अब तुम जाओ महल राजा के पास और राजा से इस परीक्षा के लिए आज्ञा लेकर आओ। दोनों भाई राजा के महल पहुंचकर अपना प्रस्ताव रख देते हैं, जिसे सुनकर राजा हैरान हो जाता है। तुम दोनों ने आज तक कुछ नहीं कमाया तो सबसे अधिक धन कैसे कमाओगे? जबकि तुम दोनों जानते हो ना, इस परीक्षा में बड़े बड़े योद्धा, राजकुमार और व्यापारी भी हिस्सा ले रहे हैं। हमें नहीं लगता तुम 10 सोने के सिक्के भी कमा पाओगे। हम जानते हैं महाराज, एक बार भरोसा तो करिए। हमारे साथ हमारी बूढ़ी माँ की दी हुई सीख है, इसलिए हम ये कोशिश करना चाहते हैं। अरे महाराज, इनका हाल तो देखिए। इनके कपड़े कितने पुराने हैं। अरे 10 तो छोड़ो, इनको कोई एक सिक्का भी नहीं देगा। महाराज, एक बार परख कर तो देखो। मैं तो कहता हूँ इनको आज्ञा दे दीजिए। बेचारे 2 दिन में ही बहाल होकर हाथ जोड़ लेंगे। इस बहाने थोड़ा आनंद भी हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। ठीक है, तुमको इस परीक्षा में भाग लेने की आज्ञा देता हूँ। ये सुनकर दोनों भाई खुश होकर वापस अपने घर आ गए और माँ को सब बता दिया। अब सुनो आगे क्या करना है। बुढ़िया ने उनको कुछ बातें सिखाई और समझाई और दोनों भाई नए सफर के लिए निकल गए। ये परीक्षा तो मैं ही जीतूंगा। देखना, तुमसे ज्यादा धन कमा कर लौटूंगा। मैं तुझसे बड़ा हूँ और माँ की सीख तुझसे ज्यादा मैंने सुनी है, इसलिए जीतूंगा तो मैं ही। ठीक है, फिर 30 दिन बाद महल में मिलते हैं अपने कमाए धन के साथ। अभी हमारे रास्ते अलग हैं। दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। कौशल एक दूसरे गांव में पहुंच गया। यहाँ आ तो गया मैं, पर धन कमाऊंगा कैसे? कोई तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी, पर कैसे? 2 दिन बीत जाते हैं, पर कौशल ने एक सिक्का भी नहीं कमाया। तभी उसने देखा एक आदमी खड़े हुए हंस रहा था और दूसरा आदमी उसके पैर पकड़कर रो रहा था। मुखिया जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, पर मेरा घर मुझसे मत छीनो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सड़क पे आ जाएंगे। ये बात तो कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब तू रह सड़क पे, तेरा घर मेरा हो गया है। उसकी तरफ मुंह उठाकर भी मत देखना, समझे? भगवान के लिए दया कीजिए, रुक जाइए मुखिया जी, मेरा घर मुझे वापस दे दीजिए। मुखिया उस आदमी को रोता छोड़ हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कौशल जो ये सब देख रहा था, बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वो उस गांव के मुखिया के पास गया और बोला, तुम्हारी जान खतरे में है मुखिया, तुमको वो करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना राजा तुमको मरवा देगा। ए भिखारी, हुलिया देखा है तूने अपना? मैं तुझसे क्यों डरूंगा? मैं मुखिया हूँ इस गांव का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तू अगर मुखिया है तो मैं जामनगर का होने वाला राजा हूँ। जामनगर के राजा ने अपनी बेटी के लिए मुझे चुना है, इसलिए मैं उनका एक आदेश लाया हूँ तुम्हारे लिए। और अगर वो आदेश नहीं माना गया तो तुमको जान से मारने का आदेश दिया है। ये सुनकर मुखिया के चेहरे पर डर की हवाएं दौड़ गई और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या हुक्म है महाराज का? मैं उनका हर आदेश मानने को तैयार हूँ।
महाराज को पता चला है कि तूने किसी गरीब मनसुख का घर छीना है। पहले तुझे वो वापस करना होगा, दूसरा तुझे ढेर सारा धन भी देना होगा ताकि तुमने जो बदतमीजी की है उसके साथ उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मुखिया घर के कागज और कुछ धन कौशल को दे देता है, जिसे लेकर कौशल बाहर आकर धन अपने पास रख लेता है। और फिर उस बूढ़े आदमी मनसुख के घर पहुंच जाता है। ये लो बाबा, आपका घर आपका हुआ, ये आपके घर के कागज हैं। अब मुखिया तुमको कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई अत्याचार करेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के सर पे छत रहेगी। वो धन लेकर कौशल और धन कमाने की चाह में चलने लगता है और चलते चलते दूसरे राज्य का रुख करता है और नई तरकीब सोचने लगता है। यहाँ तक तो पहुँच गया, पर यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। इतने से धन से क्या होगा? अगर इस परीक्षा में सफल होना है तो मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। कौशल उस राज्य में रुक जाता है और वहाँ रह रहे लोगों का पता लगाने लगता है। इसी के चलते वो उस राज्य के महल के पास पहुँच जाता है। वहाँ दो पहरेदार आपस में बात कर रहे थे, जिन्हें कौशल सुनने लगता है। अरे भाई, राजा साहब तो बहुत गुस्से में हैं। उनकी पत्नी का कीमती हीरो का हार यहाँ काम करने वाले एक मजदूर ने चुरा लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो मजदूर बनकर रह रहा था वो कोई मजदूर नहीं बल्कि बदरू डाकू था। वही रानी का कीमती हार चुरा कर ले गया है। अरे भाई, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो डाकू पास के ही गांव मुकेरी का था, पर वो किसी को नहीं मिल रहा। राजा ने तो इनाम भी रखा है कि जो रानी के उस हार को लाकर देगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर कौशल के दिमाग की बत्ती जल उठती है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे बदरू डाकू को ढूंढना होगा। कौशल दिन रात डाकू बदरू को ढूंढने लगता है। 3 दिन की मेहनत के बाद कौशल को डाकुओं के एक अड्डे का पता चलता है, जहाँ 5 डाकुओं की टोली थी। मैं अकेला हूँ और ये 5। मुझे वो हार हासिल करने के लिए कोई तो तरकीब लगानी होगी। बहुत सोचने पर कौशल ने एक तरकीब निकाली, वो भी हार चुराने की। उसने एक थैली में कुछ नकली सोने जैसे दिखने वाले सिक्के डाले और उस जंगल में डाकुओं के अड्डे से कुछ दूरी पर एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ जाता है और 2 सोने के असली सिक्के पास में गिरा देता है। उन डाकुओं का इंतजार करते करते कौशल की आंख लग जाती है। आधी रात को वो डाकू चोरी करने जैसे ही निकले, तभी उनकी नजर कौशल पे पड़ जाती है। ये आदमी कौन है? मानो, उठाओ इसे। डाकू कौशल को उठा देते हैं। उठाओ युवक, कौन है तू और हमारे इलाके में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि ये किसका इलाका है और यहाँ आने का क्या अंजाम होता है? मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं शहर से सोने के सिक्के जमा करके लौट रहा था। थक गया तो यहाँ आराम करने रुक गया। ये सुनकर उन डाकुओं के मन में लालच उमड़ आया। मानो डाकू बदरू डाकू के कान में फुसफुसाता है। मालिक, इसके पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। एक काम करते हैं, इसे प्यार से अपने अड्डे पे ले चलते हैं। प्यार से खातिरदारी करेंगे और सिक्के चुरा लेंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी इससे बात करता हूँ। बदरू डाकू नर्म आवाज में कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मेहमान हुए हमारे। हमारा ठिकाना यहीं पास में है। क्यों ना तुम आज रात वहीं पे गुजार लो। भूख भी लगी होगी, भोजन भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत तेज भूख लगी थी मुझे। डाकू कौशल को घर ले आते हैं। उसे भोजन करवाकर उसके सोने का इंतजार करने लगते हैं। जब कौशल सो जाता है तो डाकू नकली सिक्कों की वो पोटली चुरा लेते हैं और उसकी जगह एक खाली पोटली में कंकड़ भरकर रख देते हैं और सब सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कौशल उठ बैठता है। आधा काम तो हो गया। इनको तो उल्लू बना दिया। अब मुझे रानी का वो हार ढूंढना होगा ताकि मैं उसके बदले राजा से बड़ा इनाम पा सकूं। फिर कौशल रानी का हार ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ती है। जब कौशल उस घड़े को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस घड़े में रानी के हार के अलावा और बहुत सारा खजाना था। ये तो वही हार है, रानी का कीमती हार, और उससे अलग भी इतना सारा धन। क्या मुझे ये लेना चाहिए? एक काम करता हूँ, ले ही लेता हूँ। इन लोगों ने भी तो मुझको लूटने की कोशिश की है।
कौशल वो सारा चोरी किया हुआ धन और रानी का हार लेकर सुबह होने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही डाकू सुबह को उठे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनका घड़ा गायब था। ये देख बदरू डाकू चिल्ला उठा, मेरा धन कहाँ गया? मेरा मेहनत से चुराया गया धन चोरी हो गया। इसका मतलब वो अजनबी हमें उल्लू बना गया, हमारा सारा धन चुरा कर ले गया। सारे डाकुओं ने अपना सर पकड़ लिया। उधर कौशल सीधा उस हार को लेकर दूसरे राज्य के महल में जा पहुंचता है। कौन हो तुम युवक? क्या तुम हमारे हाथों मरना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम जानते नहीं हो हम रानी के उस कीमती हार को लेकर कितने परेशान हैं? मैं इसीलिए तो आया हूँ महाराज, डाकू बदरू से रानी का कीमती हार चुरा कर ले आया हूँ। ये लीजिए, पर मुझे इसके बदले एक बड़ा इनाम चाहिए। हार को देख राजा खुश हो जाता है। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया युवक, जो काम कोई न कर सका वो तुमने कर दिखाया। इस हार को देखकर रानी बहुत खुश हो जाएगी। हम इसके बदले तुमको इतना धन देंगे जितना तुम सोच भी नहीं सकोगे। राजा कौशल को ढेर सारा धन देकर इज्जत के साथ रुखसत करता है। इस बार कौशल एक रईसों के गांव में जा पहुंचता है। इस पूरे गांव में कोई गरीब नहीं है, सब एक से बढ़कर एक धनी है। मुझे यहाँ कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मैं धन कमा सकूं। खूब जांच पड़ताल करने से पता चलता है कि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। सुनो भाई, मैंने इस गांव के बारे में कुछ अजीब सुना है। सुना है कि इस गांव में सब बहुत मालदार हैं, पर फिर भी भूख से मर रहे हैं। सही सुना है भाई, हमारे गांव की जमीन में फसल अनाज नहीं उग पाता। जब भी बोते हैं या तो फसल सड़ जाती है या तो कीड़ा लग जाता है। एक तरह से बंजर है जमीन, इसलिए 12 महीने यहाँ के लोग चावल खाकर गुजारा करते हैं। तो आसपास के गांव से क्यों नहीं ले लेते अनाज? आसपास के गांव से अच्छे ताल्लुक नहीं है, इसलिए कोई हमें महंगे दामों पर भी अनाज नहीं देता। शहर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए ला पाना मुश्किल होता है। ये सुनकर कौशल को एक तरकीब सूझती है। वो सस्ते दामों पर पास के गांव से अनाज लेकर उस गांव में आ जाता है। मैं इतना अनाज लाया हूँ, पूरा गांव इसे 6 महीने खा सकता है। तुम सब गांव वालों को बुलाओ और इस अनाज को उनको दे दो। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अनाज को देखकर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इतना सारा अनाज, इसे देखने को आंखें तरस गई थी भाई। इस अनाज के मैं आपसे 4 गुना ज्यादा धन लूंगा। कौशल पूरे गांव को अनाज 10 गुना ज्यादा दाम में बेच देता है, जिससे गांव वाले खुश होकर उसे और ज्यादा धन देते हैं। हमारे पास इतना धन है, पर रोटी खाने को तरस गए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर। कौशल वो धन लेकर उस गांव से भी आ जाता है। ऐसे ही कई चतुराई दिखाकर कौशल बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। फिर वो अपने सारे धन को एक गधे पर लाद कर महल की ओर चल पड़ता है। जीत ने तो 50 सिक्के भी नहीं कमाए होंगे। वो तो ना राजा बनेगा और न ही उसका विवाह राजकुमारी से होगा। पर जो व्यापारी, राजकुमार और धनी लोगों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है, क्या इन्होंने मुझसे ज्यादा धन कमाया होगा? ये तो मुझे महल जाकर ही पता चलेगा। कौशल सीधा महल पहुंच जाता है, जहां बाकी सारे वो इंसान मौजूद थे जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। वहां कौशल की बूढ़ी माँ भी थी। एक एक करके सबका धन दिखाया जा रहा था। सबने अपना धन दिखा दिया। अब तुम दोनों भाई कौशल और जीती बचे हो। बताओ कितना धन कमाया है तुम लोगों ने? अरे महाराज, इन्होंने तो एक सिक्का भी नहीं कमाया होगा। मैं तो कहता हूँ इन पे अपना समय व्यर्थ ना करें और राजकुमारी के लिए पति और इस राज्य के लिए राजा, इनमें से किसी को चुन लीजिए। लेकिन हम देखना चाहते हैं ये कितना कमा कर लाए हैं। अपना धन पेश करो कौशल। ठीक है महाराज, मैं अभी अपना धन लेकर आता हूँ। फिर कौशल धन से लादे गधे को राजा के पास ले आता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इतना सारा धन तुमने कैसे कमाया? ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। ये सब मैंने अपनी बुढ़िया माँ की सीख से कमाया है महाराज। और जीत, तुमने कितना धन कमाया? तुम भी अपना धन दिखाओ। फिर जीत भी धन से लादे एक गधे को राजा के सामने लाकर खड़ा कर देता है।
ये धन मैंने भी अपनी माँ की दी हुई सीख और चतुरता से कमाया है महाराज। तुम दोनों भाइयों ने यहाँ सबसे अधिक धन कमाया है, तो इस परीक्षा का विजेता तुम में से कोई एक होगा। फिर राजा उस बुढ़िया से कहता है, आपकी बुद्धि का कमाल तो हम सब यहाँ देख ही चुके हैं। आपकी दी हुई सीख ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े व्यापारी और राजकुमार भी नहीं कर पाए। अब एक उपाय अपनी बुद्धि से और बता दीजिए कि आपके दोनों बेटों में से विजेता किसको बनाए। उत्तर बहुत ही आसान है महाराज। मेरा बड़ा बेटा कौशल एक ईमानदार इंसान है और राज्य को चलाने के लिए एक नेक ईमानदार इंसान का होना जरूरी है। इसलिए आप राजा कौशल को बना दीजिए और मेरा दूसरा बेटा जीत, वो एक अच्छा इंसान है परंतु थोड़ा नटखट है। वो आपकी राजकुमारी को बहुत खुश रखेगा, इसलिए राजकुमारी का विवाह उससे करवा दीजिए, जिससे दोनों को बराबर इंसाफ मिल जाएगा। ये सुनकर तो राजा के साथ वहाँ मौजूद सब लोग आश्चर्य में आ गए और सब के सब बुढ़िया की बुद्धि को सराहने लगे। आपने तो एक ही झटके में सारी समस्या ही दूर कर दी। सच में आपकी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद राजा ने जीत की शादी राजकुमारी से करवा दी और कौशल को राजा बना दिया। बुढ़िया और उसके दोनों बेटों का जीवन गरीबी से दूर सुख से बीतने लगा। तो देखा आपने, इरादे अगर नेक हो और बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है।